अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिसका टाइटल है ट्रांजैक्शनल एडवांस टैक्स प्रोविजन। सो बेसिकली नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अंडर दिस चैप्टर हम लोगों ने बेसिकली कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन को कवर करना है जिसके ऊपर एक टैक्स पेयर को एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एडवांस टैक्स क्या होता है? एडवांस टैक्स बेसिकली एक ऐसा टैक्स होता है जो कि तो पहले सर्विस को फुली तौर पर अवेल करने से पहले आपको ऑलरेडी उस पर पहले सर्विसेज को अवेल करने से पहले ही आपको एक टैक्स पे करना पड़े। यानी इस चैप्टर में बेसिकली हमने कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन कवर करनी है जिसके ऊपर टैक्स पेयर को उन सर्विसेज को फुली तौर पर एंजॉय करने से पहले, उनको करने से पहले या करने से पहले या उनके साथ ही उसे टैक्स पे करना पड़ता है, एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज ले रहे हो, आप मोबाइल लोड करवा रहे हो, आप इंटरनेट पैकेजेस अवेल कर रहे हो, या आप कोई एसेट आगे अपने नाम पर कर रहे हो, परचेज़ कर रहे हो, या फिर उसे आगे बेच रहे हो, यानी कोई जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, या इसी तरह आप बाहर की कंट्री कोई पैसे वगैरह भेज रहे हो, या फिर आप बैंक से कोई पैसे वगैरह निकलवा रहे हो। तो ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई हैं, जिन ट्रांजैक्शन पर एक टैक्स पेयर को एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। अब टोटल सेक्शन जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं, जिनके अंदर ये तमाम ट्रांजैक्शन डिस्कस की गई हैं, वो हैं सेक्शन 231 ए बी से लेकर सेक्शन 236 जेड तक। इन तमाम सेक्शन को एक ही वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, सो लिहाजा हम लोग फर्स्ट 5 सेक्शन इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे और नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है इसका क्या टाइटल है? सेक्शन 231 ए बी, टाइटल एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल। सो इस सेक्शन में बेसिकली ये बात की गई है, इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि जब आप लोग कोई कैश विड्रॉ करवा रहे होगे तो उस कैश विड्रॉल पर आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सेक्शन से बात कर रहा है। यानी इस सेक्शन का जो मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि जब आप लोग बैंक से कोई कैश विड्रॉ करवाते हो तो उस कैश विड्रॉल पर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, बेसिकली ये इस सेक्शन के अंदर डिस्कस किया गया है। अब टाइटल से तो इतना हमें पता चल रहा है कि इस सेक्शन के अंदर बात किस चीज़ के हवाले से हो रही है। फर्दर इस सेक्शन में बेसिकली कवर किया गया है कि किस रेट पर ये एडवांस टैक्स आपको पे करना होता है, किस बंदे ने पे करना है, किस बंदे ने नहीं पे करना, और कितना अमाउंट का कैश आप विड्रॉ कराएंगे तो आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा और कब नहीं पे करना पड़ेगा। ये 2-3 चीज़ें ही इस सेक्शन के अंदर डिस्कस की गई हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। So subsection 1 state that every banking company shall deduct advance adjustable tax at the rate of 0.8% of the cash withdrawal from person whose name is not appearing in the active taxpayer list on the sum total of the payment for cash withdrawal in a day exceeding 50,000 rupees. सो बेसिकली यहाँ पर सिंपल एंड क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि ये टैक्स विदहेल्ड जिसने करना है, यहाँ पर जो विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है इस ट्रांजैक्शन के अंदर वो बैंक है। सो कह रहे हैं कि हर बैंकिंग कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब एक ऐसा पर्सन जिसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, यानी ऐसा पर्सन जो कि नॉन फाइलर है, जब वो नॉन फाइलर पर्सन अगर किसी दिन के अंदर 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट कैश विड्रॉ कर रहा है बैंक से, मतलब अगर एक ऐसा पर्सन जो कि नॉन फाइलर है वो एक दिन के अंदर 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट अपने बैंक से निकलवाता है, तो उस टाइम बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने उस ट्रांजैक्शन पर उससे एडवांस टैक्स डिडक्ट करना है, जो कि होगा 0.8% के हिसाब से। यानी अगर उसने 50,000 तक निकलवाया तब तक तो ओके था, उस टाइम तक उनको लॉ ने उन्हें अथॉरिटी नहीं दी। लेकिन जब वो एक दिन के अंदर वो नॉन फाइलर बंदा 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट कैश विड्रॉ करवाएगा, तो उस टाइम बैंकिंग कंपनी ने उससे उस 50,000 से ऊपर जैसे ही अमाउंट हो जाएगी उस तमाम अमाउंट का, ये नहीं कि जितनी अमाउंट 50,000 ज़्यादा होगी उसका 0.8%, अगर उसने 75,000 निकलवा लिया एक दिन में तो उस 75,000 का 0.8% उन्होंने इससे एडवांस टैक्स डिडक्ट कर लेना है। और जो टैक्स उन्होंने डिडक्ट किया होगा उसकी नेचर एडजस्टेबल होगी। एडजस्टेबल का मतलब ये है कि वो टैक्स वो आगे वो टैक्स पेयर जिसका टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो उस टैक्स को अपनी फर्दर इन फ्यूचर उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी बन जाती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो इस टैक्स को इस्तेमाल कर सकता है, उसके साथ एडजस्ट कर सकता है, वो उसे यूज़ कर सकता है। Explanation for removal of a doubt, it is clarified that the said 50,000 rupees shall be aggregate cash withdrawal in a single day.
प्लस फर्दर उन्होंने मज़ीद इसको क्लेरिफाई कर दिया कि आप इस बात से कंफ्यूज ना हो कि अगर आप इकट्ठे ही लमसम 50,000 अगर एक दिन में निकलवाओगे तो इसका ये मतलब नहीं कि इकट्ठे 50,000 निकलवाने पर आप पर टैक्स लगेगा। कह रहे हैं कि ये एग्रीगेट की सूरत में, यानी अगर हो सकता है कि आप एक ही दिन में पहले 25,000 निकलवाओ फिर दोबारा 25,000 निकलवाने चाहो, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो एक ही दिन में पहले 25 निकलवाए थे फिर 25 निकलवाए तो इसलिए मुझ पर टैक्स मुझसे डिडक्ट ना किया जाए। अगर वो कह रहे हैं कि आपने एक दिन के अंदर एग्रीगेट फॉर्म में, यानी बेशक पहले 10 निकलवाए फिर 20 निकलवाए फिर दोबारा 20 निकलवाए और फिर दोबारा 20 निकलवाए, तो वो 50,000 से ज़्यादा हो गए क्योंकि उन तमाम सबका एग्रीगेट 70,000 में बना। तो अब आप पे जो है वो 231 AB के तहत टैक्स लग जाएगा 0.8% के हिसाब से, अगर आप नॉन फाइलर हो। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने इकट्ठे तो निकलवाया नहीं, मतलब ये जो आप पर टैक्स लगना है कैश विड्रॉ बैंक से जब आप पैसे निकलवा रहे हो 50,000 से ज़्यादा, तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब इकट्ठे ही 50,000 निकलवाओ या उससे ज़्यादा निकलवाओ तब आपसे टैक्स लगेगा। जब आप एक दिन के अंदर ये अमाउंट निकलवाते हो, बेशक अलग अलग ही निकलवा रहे हो, तो उनके एग्रीगेट अगर 50,000 से एक्सीड कर जाएगा तो तब भी आप पर ये टैक्स का रेट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। आई होप ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन 231B की तरफ। सो बेसिकली अगर उसको दोबारा से समराइज़ करूँ सेक्शन 231A-B को, तो यहाँ पर 2-3 बातें डिस्कस की गई हैं कि ये सेक्शन का जो टैक्स है वो किस ट्रांजैक्शन पर लगता है कि जब आप लोग बैंक से कोई कैश विड्रॉ करवा रहे हो, कितना विड्रॉ और किस बंदे पर लगता है जो कि नॉन फाइलर हो, और कौन टैक्स डिडक्ट करेगा, बैंकिंग कंपनी। कितनी अमाउंट पर आप पर ये टैक्स लग जाएगा जब आप किसी दिन के अंदर 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट बैंक से निकलवा रहे हो, और अगर आप नॉन फाइलर हो तो फिर बैंकिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लॉ ऑथराइज़ करता है कि वो आपकी जो अमाउंट अब एक्सीड कर जाएगी, मतलब अगर आपने 70,000 निकलवाए हैं एक दिन के अंदर तो वो आपसे 0.8% के हिसाब से, अगर आप नॉन फाइलर आपसे टैक्स ले लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा फाइलर होगा वो बेशक दिन में कितने भी पैसे बैंक से विड्रॉ करवा ले उस पर ये टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो नॉन फाइलर होगा तो 50,000 या 50,000 से कम तक की अमाउंट निकलवाएगा तब तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा दिन के अंदर, लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट पर बैंक से कैश विड्रॉ करवा लेगा तब उस पर 0.8% के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। और ये जो टैक्स डिडक्ट होगा उसकी नेचर एडजस्टेबल है, यानी वो ये पेड टैक्स आगे अपनी फर्दर इन फ्यूचर किसी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 231B, एडवांस टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स, यानी जो ये सेक्शन बेसिकली इस ट्रांजैक्शन से डील कर रहा है कि जब भी आप कोई मोटर व्हीकल यानी कोई गाड़ी वगैरह परचेज़ करते हो तो उस गाड़ी को जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसको परचेज़ करने के बाद आ रहा है आपने उसे अपने नाम पर करना है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है वो इस सेक्शन के अंदर डिस्कस किया गया है कि वो कितना टैक्स पे करना पड़ता है, किस रेट के हिसाब से पे करना पड़ेगा और कब आपको ये टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये बेसिकली यही चीज़ें इस सेक्शन के अंदर डिस्कस की गई हैं। सब सेक्शन 1 क्या कहता है, कह रहे हैं एवरी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट शैल कलेक्ट एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 7 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। सो बेसिकली सब सेक्शन में तो 3 चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट का डिस्कस किया है। नंबर 2 कि किस ट्रांजेक्शन पे इस विद होल्डिंग एजेंट ने टैक्स डिडक्ट करना है। नंबर 3 किस रेट पर करना है। सो कह रहे हैं कि जब भी आपने कोई गाड़ी वगैरह परचेज़ की, जाहिर सी बात है आप उसे अपने नाम पर रजिस्टर करवाने जाओगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी वो आपसे मोटर व्हीकल को रजिस्ट्रेशन करने के टाइम एक एडवांस टैक्स वसूल कर लेगी। किस रेट पर वसूल करेगी? उस रेट पर जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 7 में बताया गया है। ये रेट बेसिकली गाड़ी की इंजन कैपेसिटी के लिहाज से, मतलब अगर गाड़ी 800 सीसी की है तो उसका डिफरेंट रेट है, अगर उससे ज़्यादा का है तो फिर उसकी इंजन कैपेसिटी ज़्यादा जिस तरह बढ़ती जाएगी उस हिसाब से ही जो है उस पर ये टैक्स डिडक्ट किया जाता है। इसको हम लोग चार्ट से देख लेते हैं कि कितना टैक्स आया आपसे लिया जाएगा। तो यहाँ पर शो हो रहा है कि देखें अगर इंजन कैपेसिटी आपकी 850 सीसी तक है तो जो उसकी गाड़ी की आपकी वैल्यू है ना उसका 0.5%, और इसी तरह अगर 851 से लेकर 1000 सीसी तक जा रही है तो जो आपकी वैल्यू है उसका 1%। अब वैल्यू आपको नहीं पता तो आप जो है वो वेबसाइट पर जाएं, जाकर नेट से चेक करें कि इतनी इंजन कैपेसिटी की क्या वैल्यू है।
उधर मोटर व्हीकल की जो वेबसाइट है बाकायदा कार की, वो उधर शो हो रहा होता है कि फ़लाँ इतनी अगर इंजन कैपेसिटी हो तो उसकी इतनी वैल्यू होती है उस गाड़ी की वैल्यू आपको यानी फेयर मार्केट वैल्यू उसकी आपको पता चल जाएगी, और फिर उसका ही जो है उस वैल्यू का आप इतने परसेंट जो यहाँ पर परसेंटेज चार्ट में लिखी हुई है उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा इसकी रजिस्ट्रेशन पर कितना टैक्स है। यहाँ पर जो विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है वो बेसिकली वो पर्सन है जो कि उस गाड़ी को रजिस्टर कर रहा है, उसने उसकी इंजन कैपेसिटी के लिहाज से आपसे एडवांस टैक्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ले लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रोवाइज़ो डिस्कस की गई है जिसमें बताया गया है कि ये एडवांस टैक्स बेसिकली कौन सी गाड़ी के ऊपर ये वाला जो 231B का टैक्स है वो पे नहीं करना पड़ता। सो कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट नो कलेक्शन ऑफ एडवांस टैक्स अंडर दिस सबसेक्शन shall be made after 5 years from the date of first registration as specified in clause A, B and C of subsection 6। So प्रोवाइजो ये कहती है कि सबसेक्शन 6 के क्लाउज A, B एंड C के अंदर जो सिचुएशन फॉल करती हैं उस सिचुएशन के अंदर फर्स्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके 5 साल जब एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद आपको ये 231B का जो एडवांस टैक्स है वो नहीं पे करना पड़ेगा। सो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम फर्दर सबसेक्शन को डील करने से पहले सबसेक्शन 6 को ही कवर करें ताकि हमारा ये पॉइंट साथ के साथ ही क्लियर हो जाए। सो सबसेक्शन 6 कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मीन्स, यानी अंडर दिस सेक्शन जब हम ये एक्सप्रेशन डिस्कस होता है डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन तो उससे क्या मुराद है। तो क्लाउज ए स्टेट दैट द डेट ऑफ इशू ऑफ द ब्रॉड एरो नंबर इन केस ऑफ व्हीकल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये कि अगर आपकी ये जो गाड़ी है वो आपको आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हासिल हुई मिली है, तो जो आपका ब्रॉड एरो नंबर के इशू होने की जो डेट है बेसिकली इस सिचुएशन में वही आपकी डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको आर्म फोर्सेस पाकिस्तान की तरफ से कोई गाड़ी मिली और उन्होंने जिस दिन आपको ये अलॉट किया ब्रॉड एरो नंबर, वो आपकी डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। और उसके बाद से अगर 5 साल एक्सपायर हो गए हैं ये आपका ब्रॉड एरो नंबर इशू होने के बाद, तब आपको 231B का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब बी क्लाउज बी क्या कहता है, द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेन अफेयर इन केस द व्हीकल इज एक्वायर्ड फ्रॉम अ फॉरेन डिप्लोमेट और डिप्लोमेटिक मिशन पाकिस्तान। इसी तरह वो कह रहे हैं अगर जो ये गाड़ी आपको हासिल हुई है आपको मिली है कहाँ से, फॉरेन डिप्लोमेट या डिप्लोमेट मिशन पाकिस्तान की तरफ से, तो वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब जिस डेट को आप ये रजिस्टर हुई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की तरफ से वही इसकी डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। और अब इस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के होने के बाद अगर 5 साल एक्सपायर हो जाते हैं तो तब भी आपको 231B का जो टैक्स है वो नहीं पे करना पड़ेगा। क्लाउज सी द लास्ट डे ऑफ द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन अनरजिस्टर्ड व्हीकल फ्रॉम द फेडरल और अ प्रोविंशनल गवर्नमेंट। अगर आपको गाड़ी जो है वो हासिल हुई है, अनरजिस्टर्ड व्हीकल आपको हासिल हुआ है कहाँ से, फेडरल प्रोविंशनल गवर्नमेंट से, तो जो उसका मैन्युफैक्चरिंग का ईयर का जो लास्ट डे था वही उसकी फर्स्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। मतलब अगर आपको वफाकी या सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई गाड़ी वगैरह मिलती है जो उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का जो ईयर का जो लास्ट दिन था, मतलब जिस ईयर के अंदर वो बनी है उस मैन्युफैक्चरिंग ईयर का जो लास्ट डे था वही उसका फर्स्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाती है इस गाड़ी के केस के अंदर। और अब उस डेट से लेके जब 5 साल एक्सपायर हो जाएंगे तो तब आपको 231B का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सो अभी तक सब सेक्शन 1 के अंदर हमें इतना क्लियर हो गया है कि जब भी कोई मोटर व्हीकल कोई गाड़ी वगैरह आपने परचेज़ की है तो उसको परचेज़ करने के बाद ज़ाहिर है आप उसकी ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाने जाओगे, उसे रजिस्ट्रेशन करवाओगे अपने नाम पे। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो इस मैटर के अंदर विद होल्डिंग एजेंट है, टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है। वो आपकी गाड़ी की इंजन कैपेसिटी के हिसाब से जो कि चार्ट में बताई गई है, जो कि हर टैक्स ईयर के अंदर डिफरेंट होती है, फाइलर नॉन फाइलर के रेट के हिसाब से वो आपसे टैक्स डिटेक्ट कर लेगा। और ये साथ ही हमें कुछ सिचुएशन बताई गई हैं कि अगर इस सिचुएशन में आपका वो मोटर व्हीकल फॉल कर रहा है सबसेक्शन 6 की क्लाउज A, B एंड C की अंदर और उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन को होने के बाद 5 साल एक्सपायर हो गए तो तब आपको 231B का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्लाउज 1 सबसेक्शन 1A। वो क्या कहता है, एवरी लीजिंग कंपनी और अ शेड्यूल बैंक और अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एन इन्वेस्टमेंट बैंक और अ मुदारबा और अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन whether Sharia complement or under conventional mode at the time of leasing of a motor vehicle to a person whose name is not appearing in the active taxpayer list
the through ijara or otherwise shall collect advance tax at the rate of 4% of the value of the motor vehicle। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर कोई लीजिंग कंपनी, कोई शेड्यूल बैंक, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई इन्वेस्टमेंट बैंक या कोई मुदारबा या कोई डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि शरीयत के असूलों के मुताबिक या फिर गैर शरई असूलों के मुताबिक, यानी जो ट्रेडिशनल मूड होते हैं, यानी कि इंटरेस्ट के साथ या इंटरेस्ट के बगैर, अगर शरीयत के असूलों पर तो बगैर सूद के, बगैर इंटरेस्ट के, और अगर शरीयत के असूलों के बगैर यानी विद इंटरेस्ट, अगर वो लीज़ पे यानी कि कुछ रेंट पे एक फ़िक्स पैसों के ऊपर जो है वो अगर किसी को कोई गाड़ी वगैरह दे रहे हैं लीज़ पे ये है कि वो उसे ओनरशिप उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, बस उसका कॉर्पस उस बंदे को दे रहे हैं उस गाड़ी का कि आप ये टाइम पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए इसको इस्तेमाल करो और इतना महीने, जिस तरह किसी को कोई घर नहीं दे देता रेंट पे और वो उसको ओनरशिप उसके नाम पे नहीं करता, बस वो ये कहता है कि महीना आपने घर इस्तेमाल करना है तो इसकी किस्त आपने यानी कि रेंट जो है वो आपने देना है। इसी तरह गाड़ी के मैटर में भी यही है कि उन्होंने गाड़ी की ओनरशिप अपने पास ही रखी हुई है, उसे उसकी कॉर्पस यानी सिर्फ उसकी पोसेशन ट्रांसफ़र की हुई है और लीज़ के ऊपर कि इतने महीने जो है वो आपने इतना इस गाड़ी का जो है वो आपने हमें रेंट पे करते रहना है, ओनरशिप हमारे पास ही रहेगी। उसे सिर्फ उन्होंने गाड़ी इस्तेमाल करने पर दी हुई है, लीज़ पर दी हुई है। अगर वो उसको दे रहे हैं, लीज़ के ऊपर गाड़ी दे रहे हैं ऐसे बंदे को जो कि फाइलर नहीं है, नॉन फाइलर है, क्योंकि उसका नाम ATL लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब नॉन फाइलर है। अब वो उसे इजारा के थ्रू दे रहे हैं या अदरवाइज़। इजारा बेसिकली अरेबिक ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर इन अरेबिक टर्मिनोलॉजीज़ लीज़ के लिए टर्म इस्तेमाल होता है। सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि वैसे लीज़ के थ्रू या वैसे ही जो है वो अगर इसे दे रहे हैं ना गाड़ी नॉन फाइलर को, तो वो उससे जो उस मोटर व्हीकल की फेयर मार्केट वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी उस पर उससे 4% के हिसाब से टैक्स विद एडवांस टैक्स ले लेंगे। अब ये उन पर डिपेंड करता है कि वो उसे शरीयत के असूलों के मुताबिक लीज़ पर दे रहे हैं या बगैर शरई असूलों के मुताबिक, यानी इंटरेस्ट के साथ भी दे सकते हैं और बगैर इंटरेस्ट के मुताबिक दे सकते हैं। मेन बात यहाँ पर ये है कि जब वो किसी बंदे को लीज़ के ऊपर नॉन फाइलर को गाड़ी दे रहे हैं तो उस एडवांस टैक्स का जो रेट उन्होंने लेना है वो ये है कि उन्होंने उससे 4% के हिसाब से जो उस गाड़ी की वैल्यू है उसका 4% के हिसाब से उन्होंने 231B के अंदर उससे टैक्स विद हेल्ड करना है। अब यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों के माइंड में क्वेश्चन रेज होता है कि यहाँ पर उस बंदे को क्या फ़ायदा, वो एडवांस टैक्स भी पे कर रहा है और वो गाड़ी तो उसके नाम पर होनी ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद ये लीज़ की टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लीज़ तो यही हुई ना कि उसने मंथली कुछ पैसे देते रहना है और जैसे ही टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा वो गाड़ी दोबारा बैंक के पास चली जाएगी। तो वो एक ऐसे एसेट के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करे जो कि कुछ टाइम पीरियड के बाद उसके नाम पर होना भी नहीं है, तो उसे क्या फ़ायदा। तो इसके अंदर भी आपके पास एक रेमेडी है कि कुछ ये आपके एग्रीमेंट की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लीज़ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी ये फिक्सिंग होती है कि हम ये लीज़ पे करते रहेंगे और कुछ टाइम जैसे ही लीज़ का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो ये जो एसेट जिसके लिए हम ये लीज़ की पेमेंट कर रहे हैं कि लीज़ की मद में हम लोग महीने में पैसे दे रहे हैं, वो एसेट हमें मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लीज़ की कौन सी नेचर अवेल कर रहे हो। अगर तो आप ऐसी नेचर कर रहे हो जिसमें आपने सिर्फ पैसे ही देते रहना है, कुछ टाइम पीरियड के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो तब तो ज़ाहिर है ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी। आप बस गाड़ी कुछ टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी आप लोग लीज़ की पेमेंट हर महीने दे रहे हो, जैसे टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ उसका ओनर जो है वो बैंकिंग कंपनी होगी जिसने आपको लीज़ पे गाड़ी दी थी, आपको उन्हें हैंड ओवर करनी पड़ेगी। लेकिन आपका अगर लीज़ का एग्रीमेंट इस नेचर का है कि जिसके अंदर आपने ये एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम लीज़ की मद में ये पेमेंट दे तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये टाइम पीरियड ख़त्म होगा इतने में ही आपकी गाड़ी की वैल्यू है, जैसे ही ये एग्रीमेंट ख़त्म होगा ये बाय लॉ ये गाड़ी हमें मिल जाएगी। तो ये आपकी बेसिकली लीज़ के एग्रीमेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। एंड इन लॉ इस तरह के एग्रीमेंट के लिए, इस टाइप ऑफ लीज़ के लिए एक स्पेसिफिक टर्म इस्तेमाल होती है। जो टर्म यूज़ होती है उसका वो है मुंतहा बितमलीक, यानी इजारा एंड विद ओनरशिप, टर्मिनेट विद द एंड ऑफ ओनरशिप। इसमें अंदर यही होता है कि आपका एग्रीमेंट हुआ होता है लीजिंग कंपनी के साथ, जैसे कि इस केस के अंदर बैंकिंग कंपनी है जिसने आपको गाड़ी लीज़ पर दी हुई है। उस एग्रीमेंट में आपने ये डिफ़ाइन किया होता है कि फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए आपको लीज़ पर गाड़ी दी हुई है जिसकी माहाना किस्त जो है वो आपने लीज़ पेमेंट जो है आपने करनी है, लीज़ की मतलब आपने पेमेंट करनी है महीने पर मंथ 2 लाख रुपए। टोटल वैल्यू भी है जो गाड़ी की
अगर आप देखें कि 2 लाख आप पर महीना पे कर रहे हो तो 24 लाख रुपए जो है वो फ़ी साल आपने दिया, और गाड़ी की आप कहेंगे नेट वैल्यू जो है वो 48 लाख रुपए ही है। तो 24 लाख रुपए आपने 1 साल में उसके लीज़ में पेमेंट कर दी, अगले साल में भी 24 लाख कर दी, तो आपने 2 साल के बाद जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो आपने पे कर दी हर महीना किस्त में पे करने के बाद। तो फिर आपने कहा कि ये हमारी जो इजारा की टाइप है, जो हमारी एग्रीमेंट की नेचर है, वो जो है वो इजारा टर्मिनेट विद एंड ऑफ ओनरशिप की नेचर की है। तो जैसे ही ये ख़त्म होगी, आप कहते हो कि ये जो गाड़ी है वो अब बैंक को नहीं जाएगी जिन्होंने आपको लीज़ पे दी थी, बल्कि आपको जाएगी, क्योंकि आपका जो एग्रीमेंट था उसकी नेचर थी इजारा मुंतहा बी तमलीक, यानी इजारा विच एंड विद ओनरशिप। लेकिन अगर इससे हट के आपका एग्रीमेंट की नेचर इस तरह की थी कि ये वाली नेचर नहीं थी, बल्कि यही थी कि इजारा नॉर्मल इजारा ही था कि जैसे ही ये लीज़ ख़त्म हो जाएगी तो बेशक अब आप फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 48 लाख रुपए थी, आपने फी महीना 2 साल के लिए आपको लीज़ पे मिली हुई थी, आप 2 लाख रुपए पे भी करते रहे हो, तब भी आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी नेचर ऑफ एग्रीमेंट ही ये नहीं थी। ये बेसिकली डिपेंड करता है नेचर ऑफ एग्रीमेंट पे। मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि जब आप नॉन फाइलर हो और आपको लीज़ पर गाड़ी दे रहा है बैंक, तो उसने उस गाड़ी की वैल्यू का एडवांस टैक्स आपसे कितना लेना है, वो ये है कि उस गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से 4% के हिसाब से उसने आपसे एडवांस टैक्स लेना है। यानी कि अगर गाड़ी की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 48 लाख है, तो उसका 4%, क्योंकि आप नॉन फाइलर हो, आपसे उसने ले लेना है, यानी आपसे एडवांस टैक्स जो वो लेगा वो 1,92,000, और ये आपने एक ही दफ़ा पे करना है, क्योंकि इधर एक ही दफ़ा का लिखा हुआ है, ये नहीं कि हर महीने आपने पे करना है। नेक्स्ट सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सो अभी तक हम लोगों ने सेक्शन के अंदर ये चीज़ कवर की कि जब आपने कोई गाड़ी परचेज़ की, उसको आप अपने नाम पे उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रजिस्ट्रेशन करवाने चाहते हो, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, वो आपकी गाड़ी की इंजन कैपेसिटी के हिसाब से आपसे टैक्स विद हेल्ड कर लेगा, और कुछ सिचुएशन पे आपसे ये टैक्स विद हेल्ड नहीं किया जाता, जो सब सेक्शन 6 के क्लाउज ए एंड बी सी के अंदर जो सिचुएशन फॉल करती हैं, तब आपसे 231 का टैक्स नहीं लिया जाएगा। फर्दर सब सेक्शन 1 है, ये डिस्कस करता है कि जब आपको लीज़ पर गाड़ी मिल रही है और आप नॉन फाइलर हो, तो यहाँ पर लीजिंग कंपनी जो है वो टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, उसने गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से 4% आपसे टैक्स विद हेल्ड कर देना है 231 बी का। फर्दर सब सेक्शन 2 कहता है कि एवरी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नेक्स्ट सब सेक्शन 2 कहता है कि एवरी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट शेल कलेक्ट एडवांस टैक्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप ऑफ अ मोटर व्हीकल एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 7 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। सो बेसिकली यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम आपने फर्स्ट टाइम उसको अपने नाम पे जब आप ट्रांसफ़र ख़रीदने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने गए तब भी आपसे टैक्स लिया जाता है। इसी तरह जब आप उस गाड़ी को आगे फर्दर किसी को ज़ाहिर है बेच रहे हो, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन ऑफ ओनरशिप, यानी अब आपके नाम से उसका जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, गाड़ी किसी और बंदे के नाम पे, ये एसेट जो आपके नाम पे था वो आगे किसी और को हो गया है, तो अब उस टाइम उस बंदे को जब उसके नाम पे जाएगा तो तब भी टैक्स जो है वो विद हेल्ड किया जाएगा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, जो पार्ट 4 डिवीजन 7 के अंदर रेट बताया गया उस हिसाब से। अब यहाँ पर हम लोग चार्ट की तरफ जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चार्ट है ना, वहाँ पर भी उन्होंने बताया हुआ है कि सब सेक्शन 1 एंड 3 के हिसाब से इंजन कैपेसिटी, और सब सेक्शन 2 के अंदर जो भी हम सब सेक्शन पढ़े हैं उसके अंदर रेट के लिहाज से डिफरेंट था। यानी ये जो आपके पास फर्स्ट कॉलम में चीज़ शो हो रही है वो ये था कि जब आपने गाड़ी फर्स्ट टाइम ख़रीदी, अपने नाम पे उसको रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे थे, तब इंजन कैपेसिटी के हिसाब से ये वैल्यू थी। लेकिन अब जब आपने वो गाड़ी तो ख़रीद ली थी, आगे आप फर्दर उसको किसी और को बेच रहे हो, उसके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो अब उस टाइम पे
ये रेट ऑफ टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। यानी 850 सीसी तक तो कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप जाहिर सी बात है उसकी रजिस्ट्रेशन एक दफ़ा हुई हुई, अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्प्ट किया हुआ है, मतलब एक दफ़ा वो रजिस्टर्ड हुई है, वो आगे वो फर्दर किसी और बंदे के नाम पे उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, अगर तो उसकी इंजन कैपेसिटी 850 सीसी तक है, तब तो अब उस टाइम उस पर दोबारा टैक्स नहीं पे करना पड़ा, एडवांस टैक्स नहीं पे करना पड़ा। लेकिन आगे 851 से लेकर 1000 सीसी तक जब जाते जाएंगे तो 5000 पे जो है वो फर्दर अब इंजन कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा। फर्दर मैं आपको बता दूंगी ये सारे रेट जो है वो फाइलर के लिए है। नॉन फाइलर के लिए जो रेट है उसमें किसी की तरह की माफ़ी नहीं है। इधर लिखा हुआ है कि उस पर्सन को, नॉन फाइलर मतलब जो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, 200% इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब उस बंदे को जो है वो जितना टैक्स उस पर बन रहा होगा उसको उतना ही पे करना पड़ेगा, उस पर कोई उसे माफ़ी नहीं है। मतलब जो टैक्स फाइलर के लिए है ना वो तो है, और जो बंदा नॉन फाइलर है वही टैक्स जो कि फाइलर पर है उसका 200% जो है उस बंदे को देना पड़ेगा। अब परसेंटेज तो सब बंदों को ही निकालनी आती है, मतलब अगर फाइलर के लिए फ़र्ज़ कर लें जो है वो 1000 रुपया टैक्स है ना, तो जो बंदा नॉन फाइलर है उसको 1000 का जो 200% निकलेगा वो उस बंदे को देना पड़ेगा। ये इधर बेसिकली बात करने का पर्पज़ यहाँ पर ये है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसेक्शन 3 की तरफ। Whether every manufacturer of a motor vehicle shall collect at the time of a sale of a motor car or a jeep advance tax at the rate specified in Division 7 Part 4 of a schedule from the person to whom such sale is made। मतलब ये कि जिस बंदे को उसने वो गाड़ी बेची उस परचेजर से मैन्युफैक्चरर ने जिसने वो गाड़ी बनाई ना वो यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है। उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि जिस टाइम पर वो ये गाड़ी जीप वगैरह बेच रहा है, ऐसे बंदे को, जिस बंदे को वो बेच रहा है, उस परचेजर से उसने फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 7 में जो रेट स्पेसिफाई किया हुआ है उस हिसाब से वो टैक्स विद हेल्ड करना है। सो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरर से ही गाड़ी ले रहे हो तो इस टाइम मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने टैक्स विद हेल्ड करना है परचेसर से, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 7 में रेट बताया गया उस हिसाब से, जो कि गाड़ी की इंजन कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स है। अब जो उसकी इंजन कैपेसिटी है उस पर जो उसकी वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर परसेंटेज बताई है, उस हिसाब से टैक्स लेना है। इसी तरह अगर आपने मैन्युफैक्चरर से नहीं की थी, गाड़ी आपने ख़रीद ली है, उस पर आपने मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे नहीं किया हुआ, आप उसको रजिस्टर करवाने जा रहे हो अपने नाम के ऊपर, तो जो फिर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो वहाँ पर विद होल्डिंग एजेंट है, उसने आपसे टैक्स ले लेना है। लेकिन अगर आपने वो गाड़ी मैन्युफैक्चरर से ख़रीदी हुई है और उसको भी टैक्स नहीं पे किया हुआ, आपने रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई वो मैटर नहीं करता, लेकिन आगे आपने फर्दर उस गाड़ी को सेल कर दिया है, तो अब जिस बंदे के नाम पे वो गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही है जाहिर सी बात है उसे टैक्स देना पड़ेगा, और उसका जो है वो उसका भी डिफरेंट है। सो बेसिकली सेक्शन 231B के अंदर हम लोग चार्ट के अंदर देख कर आए हैं कि सबसेक्शन 1 और 3 के लिए अलग रेट था और सबसेक्शन 2 के लिए अलग रेट है। यानी कि अगर आपने गाड़ी किसी मैन्युफैक्चरर से, लोकल मैन्युफैक्चरर से ख़रीदी तो उस मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपसे टैक्स ले ले, लेकिन अगर उसने नहीं लिया, आपसे टैक्स विद हेल्ड नहीं किया हुआ और अब आप जा रहे हो उसे रजिस्टर करवाने, तो अब आपसे उस गाड़ी के ऊपर टैक्स तो नहीं लिया हुआ, तो अब आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपने वो गाड़ी रजिस्टर करवाई हुई है और आगे फर्दर उसको बेच दिया है तो जो जिस बंदे के नाम पर जा रही गाड़ी अब उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर ट्रांजैक्शन की नेचर पे विद होल्डिंग एजेंट और टैक्स पेयर चेंज हो रहे हैं एंड रेट ऑफ टैक्स भी चेंज हो रहा है। सबसेक्शन 4 कहता है कि सबसेक्शन 1 shall not apply if a person produce evidence that tax under subsection 3 in case of a locally manufactured vehicle or tax under section 1 in case of a imported vehicle was collected from the same person in respect of the same vehicle। So basically जिस तरह सिविल लॉ का कंसेप्ट है रेस्ट जुडिकेटा के एक ही मैटर के मतलब डबल ट्रायल नहीं होगा आपका, और क्रिमिनल लॉ का कॉन्सेप्ट है
डबल जियोपर्डी के एक ही ऑफेंस के मतलब आपको 2 दफ़ा प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी अप्लाई किया जा रहा है टैक्स लॉ के अंदर भी, कि अगर तो कोई पर्सन है जिसने गाड़ी खरीदी और उस पर उसने जो मैन्युफैक्चरर है उसको टैक्स पे कर दिया, एडवांस टैक्स पे कर दिया, या उसने गाड़ी इंपोर्ट की और सेक्शन 148 के तहत उसने इंपोर्ट टैक्स उस गाड़ी के मतलब पे कर दिया, तो उसी सेम पर्सन से उसी सेम व्हीकल के मतलब सब सेक्शन 1 के तहत यानी 231 का टैक्स नहीं लिया जाएगा। मतलब जब वो उस गाड़ी को रजिस्टर करवाने जाएगा वो ये एविडेंस दे देता है कि भाई देखें मैंने इस गाड़ी को बाहर की कंट्री से मंगवाया है, इंपोर्ट किया है और मैंने इंपोर्ट टैक्स पे कर दिया। दूसरा वो कहता है कि भाई देखें मैंने इसे लोकल मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा है और जो मैन्युफैक्चरर है उसको मैंने एडवांस टैक्स पे कर दिया। तो अब एडवांस टैक्स एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास ये राइट ही नहीं बनता एज़ पर सेक्शन 231 के सबसेक्शन 4 के तहत कि वो उससे 231 का टैक्स लें। लेकिन यहाँ पर आपके माइंड में अपने बात रख लें कि बेशक वो यहाँ 231 के टैक्स से वो अपने आप को बचा कर ले गया, एग्जाम्प्ट हो गया, लेकिन 234 का जो टोकन टैक्स है वो इससे अभी तक नहीं, वो उससे नहीं बचेगा। ये टैक्स जो है वो आपको सिर्फ सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन का टाइम ही पे करना पड़ रहा है। लेकिन जो टोकन टैक्स है 234 का वो आपको जब तक आपके पास वो गाड़ी रहेगी वो तब तक आपको पे करना पड़ता है। वहाँ पर भी आपको सिर्फ तब माफ़ी है जब आपको वो उसका यूजेज टाइम पीरियड जो जितने टाइम से आपके पास वो गाड़ी आप होल्ड डाउन कर रहे हैं वो 10 साल से ज़्यादा हो जाए, तब आपको 234 का टोकन टैक्स नहीं पे करना पड़ता, अदरवाइज़ आपको वो पे करना पड़ता है। खैर यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बात डिस्कस की। अभी सेक्शन 234 हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, ये आपके माइंड में रहे, लेकिन अभी इसके साथ कन्फ्यूज़ नहीं होना। हम इन दोनों सेक्शन को आपस में, क्योंकि दोनों आपस में सिमिलर लगते हैं, इनको हम आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अभी तक सिर्फ आप अपने माइंड में इतना रखें कि ये ज़रा सेक्शन थोड़ा सा जो है वो बड़ा है, लॉन्ग है, लेंथी है। इस सेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, तो मैं अपनी तरफ से बार बार इसीलिए इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये सही से समझ आ जाए, सही से क्लियर हो ये सेक्शन। सो अभी तक हम लोगों ने इस सेक्शन में ये पढ़ा है कि जब आप लोग गाड़ी ख़रीदते हो, गाड़ी ख़रीदने के बाद आपने उसको अपने नाम पर रजिस्टर करवाने जाना है। वहाँ पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट रजिस्टर जो है वो टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, उसने आपसे टैक्स विद हेल्ड कर लेना है। या आपने गाड़ी अगर किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से ख़रीदी है तो वहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरर विद होल्डिंग एजेंट है, टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है, उसने आपसे, जिसने परचेज़ की है ना, उससे टैक्स विद हेल्ड कर लेना है। लेकिन अगर आपने टैक्स पे किया हुआ है मैन्युफैक्चरर को, लोकल मैन्युफैक्चरर से गाड़ी लेने के बाद, या इंपोर्ट की है गाड़ी आपने, इंपोर्ट टैक्स पे किया हुआ है, तब आपको 231 का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इसी तरह सब सेक्शन 6 के क्लाउज A, B एंड C के अंदर जो सिचुएशन फॉल करती हैं, सिचुएशन के पूरा होने के बाद 5 साल एक्सपायर हो जाते हैं, तब भी आपको 231 का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी गाड़ी किसी बैंक से लीज़ पर ली है, तब आपको एडवांस टैक्स उस गाड़ी की वैल्यू का 4% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। और अगर तो गाड़ी आपके नाम पे, आपने पहले नंबर पे परचेज़ नहीं की, आपने किसी परचेज़ की हुए बंदे से आप ख़रीदी है, तो अब जब आप अपने नाम पे उस गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाने जा रहे होगे तब भी स्टिल आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अब चूँकि आप इस सेक्शन की सब सेक्शन 2 की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हो, तब आपके लिए रेट डिफरेंट है। रेट ऐसे है हर लिहाज में, हर केस के अंदर गाड़ी की इंजन कैपेसिटी के लिहाज से ही है। आई होप ये सब सेक्शन आपको सारे क्लियर हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट है सबसेक्शन 5 जो कहता है कि एडवांस टैक्स कलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडजस्टेबल। यानी इस सेक्शन के अंदर जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है इसकी नेचर डिफाइन की गई है कि ये जो 231 का टैक्स आपसे लिया जा रहा है, इस टैक्स की नेचर है कि ये एडजस्टेबल है। अब एडजस्टेबल होने का क्या मतलब है, वो ये है कि ये जो टैक्स आपने पे किया हुआ है, ये इन फ्यूचर ये पेड टैक्स आप अपने ऊपर कोई, अगर फ्यूचर कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको रिड्यूस करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। मिसाल के तौर पर जितने भी जो टैक्स है ना, ये जो एडजस्टेबल टैक्स होते हैं जिनकी नेचर, उनका एक टैक्स पेयर को बहुत, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक तरह से देखा जाए ये भी इसके जो है वो साइलेंट एसेट ही हैं, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए जैसे शॉपिंग करते हुए जो शॉपिंग कूपन्स या वोचर का नहीं काम करते, कि अगर आपके पास होते हैं तो आप कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हो, उसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी बनती है, लेकिन आप कहते हो कि भाई मेरे पास तो शॉपिंग कूपन है, शॉपिंग वोचर हैं, तो उसकी वजह से जो एक्चुअल वैल्यू होती है उस चीज़ की आपको उतना पे नहीं करना पड़ता, आपको कम पे करना पड़ता है। बिल्कुल सेम इसी तरह ये जो एडजस्टेबल टैक्स होते हैं, इनका भी एक टैक्स पेयर को यही फ़ायदा होता है कि जब वो एक टैक्स ईयर के अंदर एट लास्ट अपनी रिटर्न जमा करवा रहा होता है,
तो यही जो टैक्स उसने पे किए होते हैं कि उसके लिए वहाँ पर शॉपिंग कूपन और वाउचर का काम करते हैं। यानी उस पर अगर सिस्टम ने ज़्यादा टैक्स भी बनाया होता है तो वो कहता है कि भाई मैंने तो टैक्स ईयर के अंदर ये टैक्स पे किया हुआ था, मैंने टोकन टैक्स पे किया हुआ था, मैंने 231 बी का टैक्स पे किया हुआ था, मैंने ए बी का टैक्स पे किया हुआ था, मैंने 235 236 का टैक्स पे किया हुआ था। तो वो वही टैक्स जो है वो उसके शॉपिंग कूपन के तौर पर काम करते हैं। उसकी टैक्स लायबिलिटी अगर 50,000 बनी हुई है और उसने 50,000 के एडवांस टैक्स पे किए हुए हैं तो वो उसके ऊपर टैक्स उसे पे करना ही नहीं पड़ता। यानी उसको इतना ये उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं। यानी ये ट्रांजैक्शन पर आपको टैक्स पे करने तो पड़ते हैं, उस टाइम तो आपको ये बुरे लग रहे होते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं अगर आपको लॉ की नॉलेज हो तो। नेक्स्ट ये कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ। अब यहाँ पर फर्दर बता दिया गया है कि अगर ये जो गाड़ी है वो इन लोगों की हो या ये लोग के नाम पर गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही हो या ये लोग गाड़ी इंपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चर से ख़रीद रहे हों, तो इनको रजिस्ट्रेशन के टाइम, ओनरशिप अपने नाम पर गाड़ी की ट्रांसफ़र करने के टाइम 231 का टैक्स नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर सिंपल बता दिया गया है कि इस सेक्शन की प्रोविजन इन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होती। और इस सेक्शन के अंदर क्या हम लोग बात करें, यही बात करें ना कि गाड़ी ख़रीदी है, उसके अपने नाम रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स, या आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो रही है तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के टाइम आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं इन बंदों को ये टैक्स नहीं पे करना पड़ता। फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, फॉरेन डिप्लोमेट को, डिप्लोमेटिक मिशन पाकिस्तान को, इनको 231 का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब आपको सरकारी मुलाज़िम होने के कितने फ़ायदे हैं। फिर उसके बाद गैर मुल्की सफ़ीर होने के भी फ़ायदे हैं। सब सेक्शन सी फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन द एक्सप्रेशन डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मीन्स। अब ये सेक्शन जो है वो मैंने पहले ही कवर किया था, इसमें सिर्फ एक क्लाउज डी रह गया था। इन ऑल अदर केसेस द डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन बाय द एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। मतलब दूसरे मैटर के अंदर जो आपकी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो, मतलब अपनी गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो, तो वहाँ पर जो आपकी जो डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगी वही आपकी डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। और जो अबव केसेस थे वहाँ पर डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डिफरेंट थी, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस की थी इस सेक्शन के स्टार्ट में ही। अब नेक्स्ट सब सेक्शन 7 कहते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन मोटर व्हीकल इंक्लूड। अब यहाँ पर ये डिफ़ाइन करना भी एक तरह से देखा जाए आपकी नॉलेज में के लिए भी बेनिफिशियल है। ये बहुत बेनिफिशियल है कि हमें पता हो कि आखिर मोटर व्हीकल है क्या, किसे हम लॉ की ज़ुबान में मोटर व्हीकल कंसीडर कर रहे हैं। मतलब 231 का टैक्स जो है वो आपको किस की चीज़ के मतलब पे करने की ज़रूरत है और किस चीज़ के मतलब पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो कह रहे हैं कि अंडर दिस सेक्शन मोटर व्हीकल्स के अंदर आ जाती है कार, कारवान, ऑटोमोबाइल्स, जीप, लेमोजीन, पिकअप, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रक्स, वैन, वैगन और दूसरी मोटर व्हीकल्स आ जाते हैं। यानी इन चीज़ों के मतलब जब आपने गाड़ी ये सारी चीज़ें खरीदी हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको 231 का टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो फर्दर आगे चीज़ें हैं उनके मतलब आपको 231 का टैक्स पे करना नहीं पड़ता। उसमें क्या आ जाता है, एक्सक्लूडिंग आ मोटर व्हीकल यूज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कैरेज ऑफ गुड्स एंड एग्रीकल्चर मशीनरी। जैसे कि लोडर वगैरह नहीं होते, तो कह रहे हैं कि जो गाड़ी वगैरह जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है, जो चीज़ों को आगे पीछे सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि लोडर वगैरह होते हैं या कोई एग्रीकल्चर मशीनरी है, ये अंडर दिस सेक्शन मोटर व्हीकल कंसीडर नहीं होती। अब ये मोटर व्हीकल कंसीडर नहीं होती, इसका मतलब ये कि 231 का टैक्स इनके मतलब पे करने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जो ये चिंची रिक्शा है, मोटरसाइकिल रिक्शा यानी चिंची और रिक्शा, ये भी मोटर व्हीकल कंसीडर नहीं होती। सो अगेन वंस अगेन यहाँ पर भी आपको 231 का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह कोई भी मोटर व्हीकल जिसकी इंजन कैपेसिटी जो है वो 200 सीसी तक है, इसके मतलब भी आपको जो है वो ये टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। आई होप ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि दोस्तों अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो ये सेक्शन में बेसिकली ये बताया गया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने कोई मोटर व्हीकल जो कि सब सेक्शन 7 में वो आपको अच्छे से समझ आ गया है कि कौन सी चीज़ मोटर व्हीकल है और कौन सी चीज़ नहीं है। यानी अगर आपने कोई गाड़ी चीज़ वगैरह ख़रीदी है तो उस गाड़ी चीज़ को ख़रीदने के बाद जब आप उसको अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो तो उस टाइम पर आपको एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से को एक एडवांस टैक्स 231 के तहत पे करना पड़ेगा, जो कि रेट यहाँ पर बताया गया है कि किस रेट के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। और लेकिन अगर आपने मैन्युफैक्चरर से वो गाड़ी ख़रीदी थी
या इंपोर्ट की थी और आपके पास एविडेंस है कि भाई मैंने तो इसके मतलब इंपोर्ट टैक्स पे किया हुआ है या मैंने मैन्युफैक्चरर को ही पहले ये टैक्स पे कर दिया है इसके मतलब, तो अब आपसे डबल टैक्सेशन नहीं की जाएगी, अब आपको 231B का टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सेकेंडली ये कि अगर आपने गाड़ी लीज़ पे ली है बैंक से, तो बैंक आपसे उस गाड़ी को जितने की उस गाड़ी की मालियत होगी, टोटल उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उस हिसाब से अगर आप नॉन फाइलर होगे तो आपसे उस वैल्यू का 4% ले लेगा। यानी कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो 48 लाख की है तो उसका 4% मेरे ख्याल से भी हमने निकाला था कि 1,92,000 वो आपसे टैक्स ले लेगा। अब यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो हर महीने आपसे लेगा, वो आपसे इकट्ठे ही लमसम उसकी मर्ज़ी है कि वो आपसे इकट्ठे ले ले या इंस्टॉलमेंट आपको बना दे, वो आपसे एडवांस टैक्स इतना लेगा उस गाड़ी के मतलब 231B के तहत। थर्ड इसमें ये हमने डिस्कस किया कि अगर आपने गाड़ी ख़रीदी और गाड़ी को ख़रीदने के बाद आपने फर्दर उसे आगे किसी और बंदे को सेल आउट कर दिया, तो वो अब जब उस ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हो रही होगी, तो अब वो बंदा जब उसको जाएगा, उसके नाम पर हो रही होगी, तो वो उसको जो है वो 231B का एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर रेट डिफरेंट हो जाएंगे, जो कि सब सेक्शन 2 के अंदर के डिफरेंट रेट बताए गए हैं, जो कि चार्ट में मैंने आपको दिखाया भी। ये चार्ट जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जो बुक है उसके लास्ट में लिखा होता है, नहीं तो आप हर टैक्स के लिहाज से टैक्स रेट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट रेट होता है फाइलर और फाइलर के लिए। अगेन इस सेक्शन के लास्ट में मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो रेट आपको चार्ट में नज़र आए वो फाइलर के लिए थे, नॉन फाइलर के लिए जो है वो 200% इंक्रीज़ इन द अमाउंट लिखा हुआ था। यानी कि अगर इसको भी समझ लें कि अगर एक फाइलर के लिए अगर 231B का टैक्स आप फ़र्ज़ कर लें 1000 रुपया है, तो नॉन फाइलर के लिए इसी अमाउंट का 200% कितना होगा आप देख लें, 2000। यानी आप देख सकते हैं कि वो डबल हो जाएगा। और अगर इसी तरह 2000 था तो नॉन फाइलर के लिए 200% के हिसाब से 4000 हो जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि अगर आप फाइलर हो तो आपको कितना फ़ायदा है। नॉन फाइलर होने की वजह से वही टैक्स जो आपका कम था वो उसका डबल हो जाता है। यानी अगर आप नॉन फाइलर हो तो जो आपको टैक्स पे करना डबल टैक्स पे यानी अगर आप डबल टैक्स पे करना चाहते हैं तो आप नॉन फाइलर हैं, और अगर आप टैक्स की लायबिलिटी को कम करना चाहते हैं तो आप फाइलर अगर आप होंगे तो कहाँ आपको 4000 पे करना पड़ा था, कहाँ आपको 2000 पे करना पड़ेगा। यानी कि ये ही फ़ायदा है फाइलर और नॉन फाइलर होने का। नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 231C एडवांस टैक्स ऑन फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर। इस सेक्शन में बेसिकली ये ट्रांजैक्शन डिस्कस की गई है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर बनी हुई है बहुत ज़्यादा एजेंसी। आप अपनी कंट्री में यानी पाकिस्तान में हम देखते भी हैं कि बहुत बहुत सारे लोग जो है वो लेबर करने के लिए जैसे इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर की कंट्री जाते हैं गाड़ी चलाने, या बतौर शेफ़ के तौर पर, या ब्यूटिशियन का कोर्स करके बाहर जो है वो ब्यूटी पार्लर का काम करने या सिलाई का काम करके जो है वो बाहर जाते हैं। यानी एजुकेशन के अलावा टेक्निकल स्किल लेकर जो कम एजुकेटेड तबका है वो थोड़ी कोई टेक्निकल स्किल ले लेते हैं और उसके बाद वो वही सर्विसेज देने के लिए बाहर की कंट्री जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है ये बाहर की कंट्री जो है वो ख़ुद से नहीं जाते, बल्कि वो किसी एजेंसी के थ्रू जाते हैं, वो उन्हें स्पॉन्सर करती है वो एजेंसी। तो वो उस एजेंसी का ये काम ये होता है कि वो इनको अपने ऐसा स्टाफ लेबर के तौर पर इनको वो बाहर की कंट्री भेज रही होती है, और ये लोग वहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं। ये एम्प्लॉय होते हैं उस एजेंसी के, जो एजेंसी इन्हें स्पॉन्सर करती है, और उस एजेंसी का बेसिकली ये बिज़नेस होता है। तो अब चूँकि उसका ये बिज़नेस है इस एजेंसी का कि ऐसे लोगों की उसने सर्विसेज बाहर की कंट्री यानी कि डोमेस्टिक एड की सर्विसेज उसने बाहर की कंट्री के लोगों को प्रोवाइड करनी है अपने मुल्क के बंदों की, तो वो बेसिकली उस एजेंसी का वो बिज़नेस होता है। तो उस बिज़नेस के ऊपर उस बंदे को 231C का उसको टैक्स देना पड़ता है। अब फर्दर
आपके माइंड में एक पिक्चर सी तो बन गई होगी इस सेक्शन के हवाले से। मैं अभी अब ये सेक्शन रीड करते हूँ तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ भी इसको क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, तो होपफुली आपको ये सेक्शन क्लियर हो जाएगा। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि एनी अथॉरिटी इशू और रीन्यू डोमेस्टिक एड वीज़ा टू एनी फॉरेन नेशनल ऐसा डोमेस्टिक वर्कर एट द टाइम ऑफ इशू। बात सिंपल है, वही बताया गया जो मैंने सेक्शन में कवर भी किया था। वो कहते हैं कि एनी अथॉरिटी इशू और रिन्यू डोमेस्टिक एड वीज़ा टू एनी फॉरेन नेशनल एज अ डोमेस्टिक वर्कर एट द टाइम ऑफ इशू और रिन्यू सच वीज़ा shall collect from the agency sponsor or the person as the may be employing the services of such foreign national a tax of 200,000 rupees। वो कह रहे हैं कि जो भी अथॉरिटी डोमेस्टिक एड वीज़ा इशू कर रही होगी, मतलब फर्स्ट टाइम वो वीज़ा जारी कर रही है या उस वीज़े को रीन्यू कर रही है, मतलब वो जारी हुआ है लेकिन जाहिर सी बात है वीज़े की एक लिमिट होती है, कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाता है, तो उस टाइम उसे दोबारा रीन्यू कर रही है। तो इशू करने के टाइम और रीन्यू करने के टाइम जब वो डोमेस्टिक एड वीज़ा किसी फॉरेन नेशनल को, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर एक पाकिस्तानी बंदा है, वो बाहर की कंट्री जाकर क्या होगा, फॉरेन नेशनल ही होगा, और वहाँ जाकर उसने डोमेस्टिक वर्कर की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। वो कह रहे हैं जब एक अथॉरिटी किसी डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा जारी कर रही है, रीन्यू कर रही है किसी फॉरेन नेशनल को, तो जिस टाइम वो उसे जारी कर रही है, रीन्यू कर रही है वीज़ा, वो उस टाइम जो एजेंसी स्पॉन्सर बंदा ये सर्विसेज उन बंदों की प्रोवाइड करता है, तो जो उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है उन लोगों को उसने हायर किया हुआ है और वो उन लोगों की सर्विसेज अब्रॉड बाहर की कंट्री में प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसके अंडर उसकी वो एजेंसी है, उसके अंडर ये लोग हैं जिनका लाइसेंस इशू किया जा रहा है ना, वो उस बंदे से जो उन्हें स्पॉन्सर कर रहा है, उस बंदे से ये एजेंसी उस वीज़ा को रिन्यू और इशू करने के टाइम 2 लाख रुपए का एडवांस टैक्स ले लेगी। यानी आप फ़र्ज़ कर लो कि एक जैसे कि हम लोग ये फ़र्ज़ करते हैं कि एक पर्सन है, उसकी सर्विसेज ये हैं, उसकी एजेंसी जो है वो बॉडी गार्ड की सर्विसेज हैं, मतलब वो ये कह रहा है कि हमारी बल्कि इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं कि अगर आप में से हो सकता है कि किसी ने हालम नावल जो है वो रीड किया हो, उस नावल की ये स्टोरी है कि वहाँ पर जो हालम है, जिसका नाम में भी शायद नावल में तालिया था, वो अपनी कंट्री पाकिस्तान से मलेशिया या इंडोनेशिया गई हुई है। उस नावल की स्टोरी इस तरह है, वहाँ पर वो ऐसा वर्कर गई हुई है। इसी तरह जो नमल नावल है उसके अंदर भी जो हाशिम कारीदार के घर पे जो सर्वेंट थी, फियोना में भी शायद उसका नाम था, वो भी जो है वो थाईलैंड से शायद पाकिस्तान आई हुई थी। तो ये सारे लोग जो हैं वो बेसिकली वो यहाँ पर डोमेस्टिक एड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन आए वो किसी एजेंसी के थ्रू थे, इनको किसी एजेंसी ने स्पॉन्सर किया था। तो उस एजेंसी का जो है वो ये काम था कि वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी घरों में मुलाजमाओं की ना, तो उस एजेंसी का बेसिकली ये बिज़नेस था। अब ये लोग यहाँ पर सारे एम्प्लॉय थे जिनका वीज़ा जारी हो रहा था, लेकिन स्पॉन्सर इनको ये एजेंसी कर रही थी। तो जो एजेंसी की अथॉरिटी के अंदर ये लोग जा रहे हैं, उस एजेंसी ने बेसिकली एडवांस टैक्स पे करना है, क्योंकि उसका ये बिज़नेस है। और कितना टैक्स पे करना है, जो अथॉरिटी ने लाइसेंस जारी करे वो यहाँ पर विद होल्डिंग एजेंट है। 2 लाख रुपए जो है वो वीज़ा जारी करने के टाइम या फिर रिन्यू करने के टाइम उन्होंने इसको ये टैक्स पे करना है। अब अगर आपको नॉवल की एग्जांपल से भी नहीं समझ आई, तो अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर एक की यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, या फ़र्ज़ कर लें किसी बंदे की एजेंसी है कुक प्रोवाइड करने की, ठीक है। अब उस बंदे के जो कुक हैं यहाँ से पाकिस्तानी डिशेस की डिमांड है। आप फ़र्ज़ कर लें कि सऊदी अरब में है, सऊदी अरब के किसी बंदे को जो है वो कुक चाहिए, तो ये बंदा कहता है कि हाँ ठीक है, हम पाकिस्तानी कुक आपको प्रोवाइड करेंगे। अब वो अपने किसी पाकिस्तानी कुक को लेकर जाता है, पाकिस्तानी शेफ़ को, बल्कि कुक को तो इतना कुछ नहीं आता, शेफ़ को ज़्यादा पकाने आती हैं चीज़ें, तो वो कहते हैं वो अपने शेफ़ को उसका वीज़ा लगवाने जाते हैं कि ये सऊदी अरब जाएगा और ये बंदा वहाँ पर जाके अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो भी इसको खाना पकाना आता है, जो इसकी स्किल है। तो अब यहाँ पर जो एजेंसी है वो लाइसेंस जब इस बंदे को इशू करके दे रही होगी इस डोमेस्टिक वर्कर की सर्विसेज के लिए, जो इसने बाहर की कंट्री पर जाके अपनी शेफ़ की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और ये बंदा एजेंसी के थ्रू जा रहा है, तो उस एजेंसी ने जो कि इसको मुलाजमत पे रखा हुआ है, तो वो इस बंदे से 2 लाख रुपए उसकी एजेंसी जिनकी ये सर्विसेज है कुक शेफ़ प्रोवाइड करने की अब्रॉड कंट्री में, वो उनसे 2 लाख रुपए ले लेगी। सो ये बेसिकली सारे सेक्शन का
कॉन्सेप्ट है लाइसेंस को जारी करने के टाइम या रिन्यू करने के टाइम। सबसेक्शन 2 कहता है द टैक्स कलेक्टेड और कलेक्टेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडजस्टेबल एडवांस टैक्स फॉर द टैक्स ईयर टू विच इट रिलेट ऑन द इनकम ऑफ सच एजेंसी स्पॉन्सर और अ पर्सन एज द केस में बी एम्प्लॉइंग द सर्विस ऑफ सच फॉरेन नेशनल। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो बंदा जिसका ये काम है कि वो इन फॉरेन नेशनल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और ऐसे लोग इसने अपने अंडर मुलाजमत में रखे हुए हैं, इसके सारे एम्प्लॉई हैं, तो जो इस बिज़नेस से इस सर्विसेज से जो उससे पूरे साल के अंदर इनकम हासिल होती है और जो इसने ये जो टैक्स पे किया हुआ है वो अपनी उस इनकम के अगेंस्ट जो है वो पेड टैक्स जो है वो एडजस्टेबल है, उसे एडजस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि 6 लाख इनकम एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है, उस बंदे की इनकम आप फ़र्ज़ कर लें कि 8 लाख रुपए जो है वो नहीं, आप फ़र्ज़ कर लें उस बंदे की जो है वो ओवरऑल उस टैक्स ईयर के अंदर 20 लाख रुपए जो है वो इनकम बनी है इसी सारी सर्विसेज से। अब 6 लाख रुपए जो है वो उसकी इनकम, इस बिज़नेस की इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट ऑफ टैक्स है। अब 14 लाख के ऊपर आपने इसका टैक्स कैलकुलेट करना है। 2 लाख रुपए उसने ये टैक्स पे किया हुआ है, फ़र्ज़ कर लें कि उसके ऊपर 3 लाख रुपए जो है वो सिस्टम ने टैक्स बनाया, तो 2 लाख तो उसने टैक्स पहले ही पे किया हुआ है, तो वही टैक्स जो है वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट करने में इस्तेमाल कर लेगा, जो बाकी लाख रुपया है वो उसे पे करना पड़ेगा। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है वरना मैं आपको चार्ट के साथ कैलकुलेट करके बताती। सो मैंने हाइपोथेटिकली आपको एक टैक्स बनाकर दिखा दिया। आई होप ये सेक्शन आपको समझ आ गया होगा। सो बेसिकली आप यहाँ पर अगर इसको दोबारा समराइज़ करें तो यहाँ पर ये जो टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है वो है यहाँ पर वो एजेंसी जो कि आपको वीज़ा जारी कर रही है, रीन्यू कर रही है, और जो टैक्स पेयर है जिसका टैक्स यहाँ पर विदहेल्ड होना है वो एजेंसी है, वो स्पॉन्सर पर्सन है जो कि इन बंदों की जिन्होंने जाके बेसिकली सर्विसेज तो इन्होंने बाहर की कंट्री जाकर अपनी प्रोवाइड करनी है, किसी शेफ़ ने, किसी ब्यूटिशियन ने, किसी ड्राइवर ने, किसी स्पाई ने, किसी एजेंट ने, किसी बॉडीगार्ड ने, किसी वॉचमैन ने, इन्होंने जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि बेशक प्रोवाइड इन्होंने अपनी सर्विसेज करनी है लेकिन ये वॉलंटरी तौर पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये किसी एजेंसी के अंडर एम्प्लॉई हैं, उन्होंने इसको उस एजेंसी ने इन्होंने को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसका ये बिज़नेस है, ठीक है। तो वो जो और उसने इनको सैलरी वगैरह वेजेस वगैरह पे करने हैं, तो बिज़नेस तो इनका है। तो अब जो कि जिसका बिज़नेस है तो फिर पेनल्टी भी उसे ही लगेगी, एक तरह से देखा जाए तो जेब पे भारी भी उसकी पड़ेगा। टैक्स जो है वो 2 लाख रुपए का इनका वीज़ा जारी होने के टाइम उसको एडवांस टैक्स 231 का पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हो कि इधर फाइलर नॉन फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया हुआ। इसका मतलब ये कि इनको ये 2 लाख का टैक्स फिक्स है, ये इनको पे करना ही पड़ना है उस बंदे को। अगेन ये चीज़ मिल गई आपके पास। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो देख सकते हैं आप चार्ट में कि 231C के अंदर लिखा हुआ है कि जो बंदे इनकी यानी कि फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर की सर्विसेज अब्रॉड कंट्री में प्रोवाइड कर रही हैं वो एजेंसी स्पॉन्सर, उन्होंने 2 लाख रुपए का टैक्स पे करना है एजेंसी को जिस टाइम उनके इन वर्कर का वीज़ा जारी हो रहा है, ये रीन्यू हो रहा है। लेकिन वो बंदा जो कि फाइलर नहीं है, नॉन फाइलर है, उसके लिए 100% इंक्रीज इन द अमाउंट है, यानी 2 लाख का जो 100% बनेगा वही नॉन फाइलर ने भी पे करना है। अब 2 लाख का 100% जाहिर सी बात है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना बनेगा? 2 लाख ही बढ़ेगा। इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस मैटर के अंदर आप फाइलर हो या नॉन फाइलर हो। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेक्शन 233 की तरफ। सेक्शन 233 ब्रोकरेज एंड कमीशन। ये सेक्शन बेसिकली अब आपको टाइटल से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो एडवांस टैक्स आपसे डिडक्ट हो रहा है वो आपकी कमीशन मनी पे, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं जैसे प्रॉपर्टी के वर्क में आपने सुना होगा, जैसे कि बहुत सारे एडवर्टाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब कुछ वर्क ऐसे हैं जिनको काम करने की मद में आपको कमीशन मिलती है। तो कमीशन भी बेसिकली है तो आपकी इनकम ही ना, और जब कोई इनकम है तो वो गवर्नमेंट से किस तरह बच जाएगी, ऑब्वियसली उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई इनकम जो है वो कमीशन की मद में, ब्रोकरी की मद में हासिल हुई है तो उसके ऊपर भी आपको 233 के तहत, सेक्शन 233 के तहत
टैक्स पे करना पड़ेगा। अब वो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा वो अभी हम लोग इस सेक्शन में रीड करते हैं। सो कह रहे हैं कि जब वेयर एनी पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ब्रोकरेज और कमीशन इज मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, अ लोकल गवर्नमेंट, अ कंपनी और एन AOP और इंडिविजुअल हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 million rupees or more, hereafter called the principal, to a person hereafter called the agent, the principal shall deduct advance tax at the rate specified in division 2 of part 4 of the first schedule from such payment। So वो कह रहे हैं कि अगर कोई इनकम, कोई पेमेंट आपको मिल रही है किस मद में, कमीशन की मद में, ब्रोकरेज की मद में, ब्रोकरी की मद में, किसकी तरफ से की जा रही है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से, AOP की तरफ से, या किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जिसकी टर्नओवर यानी उसकी टोटल साल के अंदर जो सेल रिसिप्ट है, जितना उसने कमाया है, मुनाफा नहीं है इसमें। मुनाफा तब होता है जब सेल में से आपके एक्सपेंसेस निकाल के जो हासिल हो वो आपका मुनाफा होता है। ये आपकी टोटल सेल है, यानी इसमें अभी आपके एक्सपेंसेस भी शामिल हैं, जिसका टोटल जो सेल है पूरे साल की वो 100 million रुपीज़, यानी 1 मिलियन के अंदर होते हैं 10 लाख। अब 10 लाख को आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 10 करोड़, यानी अगर उसका जो सालाना जो है वो सेल रिसिप्ट है, उसकी टोटल सेल है जो साल की उस बंदे की, वो 10 करोड़ से 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जिसे वो कह रहे हैं हम प्रिंसिपल कहेंगे। अगर इस बंदे की तरफ से किसी एजेंट को ब्रोकरी या कमीशन की मद में कोई पैसे मिल रहे हैं तो वो प्रिंसिपल इस बंदे से फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 2 में जो रेट स्पेसिफाई किया गया है वो उसकी उस पेमेंट में, मतलब जो कमीशन की मद में जो उसे पेमेंट मिल रही है उस पर उस जो इस रेट स्पेसिफाई किया होगा स्पेसिफाइड रेट के हिसाब से टैक्स विदहेल्ड कर लेगा। सो यहाँ पर एजेंट टैक्स पेयर है और टैक्स विद होल्डिंग एजेंट ये फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल गवर्नमेंट, AOP और ऐसा बंदा जिसकी सेल रिसिप्ट साल की 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है वो हैं। सब सेक्शन 2 कहता है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको रेट ही हम लोग देख लेते हैं कि क्या रेट है, कितना टैक्स उससे विदहेल्ड होगा। सो आप देख सकते हो कि 233 के अंदर क्या लिखा हुआ है आपके ऊपर कि अगर तो एडवर्टाइजिंग एजेंट है तो 10%, यानी आपको जो कमीशन मिल रही है उसका 10%। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है और इनकम जो है वो 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख से कम है तब 8%, और बाकी सारे मैटर के अंदर जो आपकी कमीशन के ऊपर जो आपको पैसे हासिल हो रहे हैं आप पे 12% होगा। और नॉन फाइलर की लिस्ट में 100% इंक्रीज़ इन द अमाउंट है, मतलब जितनी अमाउंट होगी उसका 100% ही 100% इंक्रीज़ इन द अमाउंट, मतलब आप जो भी आपका मतलब यहाँ पर जो है वो 10% है ना, मतलब उस अमाउंट का 10% है फाइलर की सिचुएशन में, लेकिन नॉन फाइलर के अंदर जितना आप पर टैक्स बन रहा है उसका 100% आपको पे करना पड़ेगा। सो सब सेक्शन 2 कहता है कि इफ़ द एजेंट रिटेन कमीशन और ब्रोकेज फ्रॉम एनी अमाउंट रिमिटेड बाय हिम टू द प्रिंसिपल, मतलब वो रिमिटेड का मतलब है कि उसने वापस भेज दी, माफ़ कर दी। वो कह रहे हैं अगर कोई एजेंट ने वो अमाउंट कमीशन और ब्रोकेज की मद में रखी है जो कि उसने प्रिंसिपल को दे दी है तो ये समझा जाएगा कि उसको तो पे हो चुकी है प्रिंसिपल की तरफ से, और प्रिंसिपल जो है वो उस पर एडवांस टैक्स भी ले लेगा। मतलब अगर कोई अमाउंट उसकी तरफ से दे भी दी गई है तो ये समझा जाएगा कि भाई इसको मिल गई है और वो इसे टैक्स विदहेल्ड कर लेगा। Notwithstanding the provision of subsection 1 के subsection 1 की provision को एक साइड पर रखें, where the principal is making payment on account of commission to an advertising agent, ठीक है, अगर प्रिंसिपल आपको पेमेंट कर रहा है एडवर्टाइजिंग एजेंट के तौर पर, उसकी मद में आपको कमीशन पे कर रहा है, डायरेक्टली पे कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के थ्रू, यानी आपको किसी डिजिटल मीडिया ऐप के थ्रू पे कर रहा है जैसे कि बैंक के थ्रू या जैस कैश इजी पैसा के थ्रू उसने आपको पेमेंट कर दी है, द प्रिंसिपल शेल डायरेक्ट टैक्स इन एडिशन टू द टैक्स रिक्वायर्ड। अब वो बंदा आपसे टैक्स हेल्ड करेगा सेक्शन 131 सेक्शन 153 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी के अंदर जो टैक्स हेल्ड होना है उसके साथ ही टैक्स करेगा डिडक्ट, यानी उस ये टैक्स डिडक्ट करना, इस टैक्स की माफ़ी नहीं होगी, इस टैक्स के साथ वो आपसे टैक्स डिडक्ट करेगा आपकी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज पर, लेकिन कमीशन की जो अमाउंट है आपकी वो उस अमाउंट में से निकाल दी जाएगी। मतलब कमीशन की अमाउंट को निकाल के जो अमाउंट बच जाएगी उस पर वो आपसे टैक्स विद हेल्ड करेगा फर्स्ट शेड्यूल के, मतलब जो रेट बताया गया है उस रेट के ऊपर, उस अमाउंट पर जो कि इक्वल होगी इसके, मतलब इस फॉर्मूले के ऊपर जो अमाउंट बनेगी उस अमाउंट के ऊपर वो इस रेट के हिसाब से जो है वो आपसे टैक्स विद हेल्ड करेगा, और जो टैक्स विद हेल्ड कर रहा होगा वो एडिशनल टैक्स होगा, मतलब उस टैक्स का विद हेल्ड होना
जो कि सेक्शन 153 के सबसेक्शन के क्लास बी के अंदर जो टैक्स विदहेल्ड किया जा रहा है उससे माफ़ी नहीं दिलवाएगा। अब वो अमाउंट किस तरह कैलकुलेट होगी, तो वो अमाउंट ये है कि ए जो है वो वहाँ पर है कि अमाउंट पे टू इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया मतलब ये कि जिस अमाउंट के ऊपर इस सेक्शन के तहत टैक्स विदहेल्ड होना है ना, उसी वो टैक्स डिडक्ट हुआ है ना, उसी अमाउंट को आप इस फॉर्मूले में रखेंगे और उस अमाउंट के ऊपर ही आपसे इस एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के लिए टैक्स विदहेल्ड होगा। पर फ़र्क ये चीज़ है कि उस अमाउंट में से जो आपकी कमीशन है वो अमाउंट कैलकुलेट करते वो कमीशन शामिल नहीं होगी। यानी आप फ़र्ज़ कर लें कि आपकी 10,000 रुपये कमीशन है और 10,000 के ऊपर ही अमाउंट के ऊपर आपका 153 का टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो अब 10,000 को ही आप मल्टीप्लाई करें 15 डिवाइडेड बाई 85 करें, उस अमाउंट के ऊपर ही आप पर इस रेट के ऊपर जो है वो टैक्स डिडक्ट होगा। सबसेक्शन 2 भी कहता है कि जो टैक्स डिडक्ट होगा अंडर सबसेक्शन 2A उसकी नेचर मिनिमम टैक्स होगी आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंट की इनकम पर। मिनिमम टैक्स से मुराद ये है कि आपकी जो टोटल सेल रिसिप्ट होगी उस पर ही आपका टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, उसमें से आपके कैलकुलेट किया जाएगा, आपके एक्सपेंसेस निकाल के फिर आपका टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। वेयर एनी टैक्स इज़ रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन अंडर सबसेक्शन सच टैक्स शैल बी अ मिनिमम टैक्स ऑन द इनकम। वो कह रहे हैं कि जो भी टैक्स रिक्वायर्ड है उस टैक्स की नेचर मिनिमम टैक्स है उस इनकम की बंदे की इनकम के ऊपर। Furthermore, it is claimed that the income of person reference section means that the amount of which the tax is deductible under CK. 2B and 3 means the amount on which the tax is deductible under। मतलब जो भी उस बंदे की इनकम सेक्शन से मुराद वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ है सब सेक्शन 1 और 2A ऑफ दिस सेक्शन के तहत। नेक्स्ट है सेक्शन 234 टैक्स ऑन मोटर व्हीकल। ये बेसिकली टोकन टैक्स है। टोकन टैक्स इस सेक्शन के अंदर कवर किया गया है। टोकन टैक्स बेसिकली ये होता है कि अगर आप कोई गाड़ी आपके नाम पर है, आप उसे होल्ड डाउन कर रहे हो, तो हर साल आपको FPR को 234 सेक्शन 234 की मद में टोकन टैक्स अपनी उस गाड़ी को ऑन करने की मद में देना पड़ता है। फाइलर नॉन फाइलर के लिए रेट की डिफरेंट हैं और हर टैक्स ईयर के अंदर ये रेट जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब ये टैक्स जो है वो सेक्शन 231B के टैक्स से किस तरह डिफरेंट है, ये हम लोग तब कवर करेंगे जब हम लोग इस सेक्शन को भी पढ़ लेंगे, ताकि क्योंकि जब हमने इस सेक्शन को कर लिया होगा, कवर कर लिया होगा, तब हमें इन दोनों टैक्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा। 234 को पढ़ते हैं। कहते हैं सबसेक्शन 1, एनी पर्सन एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग मोटर व्हीकल टैक्स शैल आल्सो कलेक्ट एडवांस टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन Subsection 1, any person at the time of collecting motor vehicle tax shall also collect advance tax at the rate specified in Division 3 of Part 4 of First Schedule। सो कह रहे हैं कि जब कोई बंदा मोटर व्हीकल टैक्स कलेक्ट कर रहा होगा, बेसिकली वही पर्सन इस मैटर के अंदर भी टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है। उस बंदे की ही ऑब्लिगेशन है कि उसने उस पर्सन से ये टैक्स 234 का टैक्स एडवांस टैक्स भी कलेक्ट कर लेना है, किस रेट के हिसाब से, जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 3 के अंदर बताया गया है। और यहाँ पर भी बेसिकली जो टैक्स आपसे लिया जा रहा है 234 का टोकन टैक्स, वो भी आपकी गाड़ी की इंजन कैपेसिटी के हिसाब से ही लिया जा रहा है। और अगर मोटर व्हीकल टैक्स जो है वो कलेक्ट होगा इंस्टॉलमेंट के अंदर, मतलब जो आप मोटर व्हीकल की टैक्स आप अगर इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो या लमसम में पे कर रहे हो, तो जो एडवांस टैक्स जो है वो भी आपसे उसी नेचर के हिसाब से ही कलेक्ट किया जाएगा। यानी अगर मोटर व्हीकल टैक्स आपसे इकट्ठे लिया गया था तो टोकन टैक्स भी आपसे इकट्ठे लिया जाएगा। अगर वो लमसम में लिया गया है तो ये भी लमसम में ही लिया जाएगा। सॉरी, ये दोनों तो एक ही चीज़ हो गई। अगर वो इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा तो वो भी इंस्टॉलमेंट में ही लिया जाएगा। और अब वो कह रहे हैं सबसेक्शन 2 में कि अगर आपकी कोई मोटर कार है जिसका टाइम पीरियड जो आपके पाकिस्तान में आपके इस्तेमाल में वो 10 साल से ज़्यादा आपकी यूज़ में हो गई है, तो अब इस सिचुएशन में अंडर दिस सेक्शन जो टोकन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा वो 10 साल के बाद वो आपको पे करना नहीं पड़ेगा। यानी अगर एक गाड़ी 2015 में आपने परचेज़ की और वो 2025 तक जो है वो 10 साल हो गए हैं आपके इस्तेमाल में ही है, तो अब आपको 234 का टैक्स उसके मतलब पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह वो कह रहे हैं सबसेक्शन 3 के अंदर अगर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 10 बंदे या 10 से ज़्यादा बंदे उसके अंदर आ सकते हैं, मतलब बैठ सकते हैं, तो अब इस सिचुएशन में जो एडवांस टैक्स है
उस गाड़ी की जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी ना, जो उस गाड़ी की जो थी, उसके मैन्युफैक्चरिंग ईयर के बाद जो 10 साल अगर गुज़र गए हैं, तो उसके बाद अब उसको उसके मतलब भी आपको एडवांस टैक्स 234 का यानी टोकन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगेन यही कि अगर आपने कोई पैसेंजर व्हीकल था आपके पास, उसमें 10 या 10 से ज़्यादा बंदे आ सकते थे। 2010 के अंदर आप फ़र्ज़ कर लें, वो उसकी 2015 के अंदर उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी। अब 10 साल हो गए हैं 2025 में, तो अब उसके बाद आपको उसके मतलब भी टोकन टैक्स नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एक जनरल रूल बताया गया है सेक्शन में, बाकी साथ में इसकी एग्जेप्शन बताई गई है कि कब आपको ये टोकन टैक्स पे नहीं करना पड़ता। इसी तरह अगर कोई सामान ले जाने वाला व्हीकल है, मतलब जिससे चीज़ें आगे पीछे ट्रांसफ़र होती हैं, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसकी लेजिंग मतलब जिसमें सामान की रेशो जो है वो ये है कि कितना 8120 किलोग्राम तक का लोड उसमें आ लेस देन कि से कम तक का लोड उसमें आ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। अब जो उसकी पाकिस्तान के अंदर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेकर अगर 10 साल गुजर चुके हैं, तो उसके मतलब भी आपको टोकन टैक्स नहीं पे करना पड़ता। मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन को हुए हुए से लेकर 10 साल गुजर चुके इस तरह की व्हीकल को, तब उसके मतलब भी आपको टोकन टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अगेन जो टैक्स इस सेक्शन के अंदर कवर हो रहा है उसकी नेचर एडजस्टेबल है, यानी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी कोई आप पर बनती है उसको रिड्यूस करने के लिए ये 234 का टैक्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर दिया है एडजस्टेबल टैक्स का क्या फ़ायदा है, तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही। सबसेक्शन 6 कहता है कि फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 एंड 2 मोटर व्हीकल शैल इंक्लूड द व्हीकल। अब यहाँ पर भी अंडर दिस सेक्शन जो मोटर व्हीकल का टर्म यूज़ हुई है, इसमें भी वही व्हीकल आ जाएंगी जो कि सेक्शन 231 के सबसेक्शन 7 के अंदर बताई गई हैं। यानी इसके अंदर भी कार, जीप और ऑटोमोबाइल वगैरह आते हैं, चिंची रिक्शा और वगैरह नहीं आते। मतलब उनके मतलब चिंची रिक्शा के मतलब आपको टोकन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, गाड़ी चीप वगैरह के मतलब टोकन टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये भी चार्ट से देखते हैं कि कितना आपको टैक्स पे करना पड़ता है 234 की मद में। अगेन अगर चार्ट को देखने से पहले मैं आपको ये स्पेसिफाई कर दूं कि इसमें हमने इस सेक्शन में ही पढ़ा कि अगर आप कोई गाड़ी आपके नाम पर है, आप उसे यूज़ कर रहे हो, तो आपको हर साल उस पर टोकन टैक्स 234 के तहत पे करना पड़ेगा, और ये फाइलर नॉन फाइलर के लिए डिफरेंट रेट है। लेकिन अगर आप ये फाइलर नॉन फाइलर के लिए डिफरेंट है, लेकिन अगर वो गाड़ी आपके इस्तेमाल में 10 साल से है, 10 साल हो चुके हैं, तब आपको टोकन टैक्स नहीं पे करना पड़ता। इसी तरह अगर वो जो है वो कोई सामान ले जाने वाला व्हीकल है और उसमें 8120 ग्राम से कम हद तक का सामान आ सकता है, और उसके मैन्युफैक्चरिंग की डेट से लेके उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट से लेकर 10 साल हो चुके हैं, वो रजिस्टर हो गया है और उसके बाद 10 साल हो चुके हैं, तो तभी आपको टोकन टैक्स नहीं पे करना पड़ता। इसी तरह कोई पैसेंजर व्हीकल है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उसके अंदर 10 या 10 से ज़्यादा बंदे आ सकते हैं, और जिस ईयर के अंदर वो मैन्युफैक्चर हुआ था उसकी मैन्युफैक्चरिंग से बाद से लेकर 10 साल एक्सपायर हो चुके हैं, तो तब भी आपको टोकन टैक्स पे नहीं करना पड़ता। अब हम 235 सेक्शन को कवर करने से पहले जो है वो रेट पढ़कर आते हैं कि कितना जो है वो 234 की मद में आपको टैक्स पे करना पड़ता है। 234 की मद में आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर तो वो कह रहे हैं कि आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, मतलब ऐसा व्हीकल है जहाँ जिसके ज़रिए कोई चीज़ें आगे पीछे ट्रांसफ़र होती हैं, तो उसके वेट के हिसाब से पर केजी के हिसाब से 2.5 है। मतलब जितना उसमें वेट आ सकता है उसके हिसाब से जो है वो 2.5 है। मतलब अगर आप कर लें कि 8000 केजी है, तो हर केजी के हिसाब से 2.5 है, तो 2.5 को 8000 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, उतना ही आपको इसकी मद में टोकन टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर कोई व्हीकल है जिसके अंदर 8120 तक केजी है, तो 1200, मतलब अब इससे आपको पता चल गया कि अगर इससे 8120 केजी से बिलो तक है ना, या इस तक है, तब आपको 1200 तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे अबव के ऊपर आपको 1200 तो पर सालाना देना पड़ा है टोकन टैक्स की मद में। इसी तरह आगे फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जहाँ पर अगर वो एयर कंडीशनर है, और अगर एयर कंडीशनर नहीं है और सीटों की कैपेसिटी के लिहाज से जो है वो डिफरेंट टैक्स रेट आपके सामने आपको शो हो रहे हैं। इसी तरह इंजन कैपेसिटी के लिहाज से जो है वो डिफरेंट रेट शो हो रहे हैं कि कितना रेट आपको देना पड़ेगा। और ये तो थे फाइलर के लिए रेट। नॉन फाइलर के लिए जो है वो 100% है, मतलब जितना टैक्स बन रहा होगा उसका 100% आपको देना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर हो। अब चलते हैं सेक्शन 235 की तरफ।
सेक्शन 235 इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इस सेक्शन में बेसिकली ये चीज़ कवर की गई है कि अगर तो आप फाइलर हो, और तो आपको फाइलर होने का क्या फ़ायदा हो सकता है आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल की मद के हवाले से, या जो इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम कर रहे हो उस ट्रांजेक्शन के हवाले से आपको कितना एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। देयर शैल बी कलेक्टेड एडवांस टैक्स एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 4 ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑन द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक कंज्यूमर। मतलब आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उसकी नेचर आया वो इंडस्ट्री का है, या इंडस्ट्रियल मीटर है, कमर्शियल मीटर है, या डोमेस्टिक मीटर है, उस मीटर के ऊपर आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, वो इस रेट के हिसाब से पे करना पड़ेगा जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 4 में बताया गया है। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू अ डोमेस्टिक कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ हिज नेम। मतलब अगर आप पर्सन फाइलर हो और आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है तो फिर आप पर सबसेक्शन 1 का रेट अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये कि फिर अगर आप फाइलर हो और आपका घर का मीटर लगा हुआ है, आप इलेक्ट्रिसिटी का जो है आपका मीटर है उसकी नेचर वो है कि वो डोमेस्टिक मीटर है, तो तब आपको जो सबसेक्शन 1 के अंदर जो रेट बताए गए हैं वो आप पर अप्लाई नहीं होते। मतलब तब आपको ये टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। सबसेक्शन 1 के जो यहाँ पर जो रेट आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए अगर आपका अब बहुत सारे लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका मतलब ये कि अगर हम फाइलर हो जाएं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो हमारा बिल है हमें सिर्फ वही पे करना पड़ेगा और जो हम पे टैक्स आता है वो हमें पे नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो ये मिथ है वो आप ये क्लियर कर लें कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर जो है वो हमारे पास 7-8 टैक्सेस होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिल की अगर हम बात करें ना तो वहाँ पर हमारे पास टोटल 7-8 टैक्सेस होते हैं। उसमें सिर्फ एक इनकम टैक्स ही नहीं होता, उसमें आपके पास एफटी चार्जेस और पता नहीं कौन कौन से, ये आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल अपना देख सकते हैं, उस पर डिफरेंट तकरीबन 7-8 टैक्सेस होते हैं जो कि आपको पे करने होते हैं। इवन कि अब तो एक और टैक्स भी ऐड हो गया है गार्बेज टैक्स के नाम से, और मेरे ख्याल से घर की जो मेजरमेंट यूनिट के हिसाब से कितने मरले का घर होगा तो इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, और सीवरेज टैक्स। अब तो बहुत सारे टैक्स आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर और भी ऐड हो गए हैं, पहले भी थे और भी ऐड हो गए हैं। ये जो आपको माफ़ी है फाइलर होने के ऊपर अगर आपका डोमेस्टिक मीटर है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स पे है कि अगर आप फाइलर होते हो और आपका डोमेस्टिक मीटर है तो अगर तो फिर आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। वो भी तब है कि अगर आपका जो 25,000 से कम तक अगर घर का बिल आ रहा है ना, बिजली का 25,000 से कम बिल आ रहा है, तब आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगेन दूसरे टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे जो आके आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर आते हैं इनकम टैक्स के अलावा। लेकिन अगर आपका 25,000 से ज़्यादा बिल आ रहा है घर के मीटर का ही, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर का, डोमेस्टिक मीटर का, तब आप पर जितनी अमाउंट का आपका बिल आया है उसका 7.5% होगा। तब आपको फाइलर होना भी फ़ायदा नहीं देगा। यानी कि 25,000 से कम बिल है तो इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा डोमेस्टिक मीटर पे, लेकिन अगर 25,000 से ज़्यादा है तो 7.5% जितनी अमाउंट आपका बिल आया उसका देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 2 की तरफ। कहते हैं द पर्सन प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल शेल चार्ज एडवांस टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 इन अ मैनर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चार्जेस आर चार्ज। वो कह रहे हैं कि जो बंदा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बना रहा है ना, बेसिकली वही यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है। उसी ने ही जो है वो आप पर जो सबसेक्शन 1 के अंदर जो रेट बताए गए ना उस हिसाब से उसने आप पर टैक्स आपका बना देना है इनकम टैक्स का। शेल चार्ज अंडर इन द मैनर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिस लिहाज से जो यूनिट के चार्जेस हैं उस हिसाब से उसने आपका एडवांस टैक्स जो इस पर बनता है लगना है वो आपका, वो उस रेट के हिसाब से जो भी मैंने आपको चार्ट दिखाया वो आपका इनकम टैक्स बना देगा कि कितना टैक्स आपने इनकम टैक्स की मद में अपने इस बिल पर पे करना है। जो बंदा बिल बना रहा है उसी बंदे की जिम्मेदारी है, उसी की ऑब्लिगेशन है, वो यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इज क्लेरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विद रेफरेंस ऑफ मींस इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स एंड ऑल इंसिडेंटल चार्जेस। अगेन जो मैंने आपके साथ बात पहले ही कर दी थी कि अपना ये डाउट क्लियर कर लें कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल आपका सबसेक्शन 2 के अंदर डिस्कस किया गया है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर सेल टैक्स भी शामिल है, चार्जेस में आपके सेल टैक्स भी और दूसरे इंसिडेंटल चार्जेस भी शामिल हैं। मतलब उसने सिर्फ एक इनकम टैक्स को ही आपके इस बिल के अंदर शामिल नहीं करना, जो फर्दर टैक्स आपके इलेक्ट्रिसिटी के साथ लगकर आते हैं वो भी उसने ऐड करने हैं। एडवांस टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु प्रोड्यूस आ। अब यहाँ पर एग्जेम्पशन हासिल होगी कि किस बंदे को सेक्शन 235 का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन, ऐसा बंदा जो कि सर्टिफिकेट शो कर देता है कमिश्नर का कि इसकी इनकम जो है वो इस टैक्स ईयर के अंदर एग्जाम फ्रॉम टैक्स है,
या फिर एडवांस टैक्स लाइबिलिटी से डिस्चार्ज है सेक्शन 147 के तहत, या फिर इसकी इनकम जो है वो फाइनल टैक्स रजीम के अंदर आती है, मिनिमम टैक्स रजीम के अंदर आती है इस ऑर्डिनेंस की किसी प्रोविजन के तहत। तो अगर मतलब ये बंदे अगर वो बंदा कह देता है कि भाई मेरी इनकम फाइनल टैक्स मिनिमम टैक्स की रजीम में आती है, या वो बंदा कह देता है कि मेरी इनकम तो इस साल के अंदर एग्जाम फ्रॉम टैक्स की कैटेगरी के अंदर आती है और कमिश्नर का सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस कर दे, या वो कहता है कि मैं इस एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हूँ सेक्शन 147 के तहत, क्योंकि वो कहता है कि मैंने विद होल्डिंग टैक्स पे कर दिया है, तो अब ऐसे पर्सन के ऊपर 235 का टैक्स नहीं लगेगा। अगेन यहाँ पर ये बात क्लियर कर लें कि इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो बाकी टैक्सेस हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर लग कर आ रहे हैं वो आपको स्टिल पे करने पड़ेंगे। अंडर दिस सेक्शन इन द केस ऑफ अ टैक्स पेयर अदर देन अ कंपनी, यानी अगर टैक्स पेयर है और वो कंपनी नहीं है, जो टैक्स उसका कलेक्ट हो रहा है, उसका जो एनुअल बिल है, उसका एनुअल बिजली का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो 3,60,000 पे आ रहा है, तो और वो बंदा जो है वो कंपनी नहीं है, टैक्स पेयर है, उसका सालाना बिजली का बिल 3,60,000 है, जो टैक्स उससे डिडक्ट किया जा रहा है इस बिल के ऊपर, उस टैक्स की नेचर मिनिमम टैक्स है, और वो उस टैक्स उस पेड टैक्स को वो रिफ़ंड भी क्लेम नहीं कर सकता। इनके और अगर जो टैक्स पेयर है जो कि कंपनी नहीं है, यानी कि एओपी है, इंडिविजुअल है, और जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसका मंथली बिल जो है वो 30,000 या 30,000 से ज़्यादा है, तो जो उस मंथली बिल यानी जो उसका इलेक्ट्रिसिटी का मंथली बिल 30,000 से ज़्यादा आ रहा है और जो उस पर जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उस टैक्स की जो नेचर है वो एडजस्टेबल है, यानी अब उसको वो पेड टैक्स को वो क्लेम कर सकता है अपनी इन फ्यूचर जो उस पर टैक्स लायबिलिटी आती है उनको रिड्यूस करने के लिए। और अगर टैक्स पेयर कंपनी है और जो टैक्स उस पर कलेक्ट हो रहा है अंडर दिस सेक्शन उसकी नेचर एडजस्टेबल है, वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। सो यहाँ तक हमारे फर्स्ट 5 सेक्शन इस चैप्टर के कवर हो गए हैं। आई होप ये तमाम सेक्शन आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट 5 सेक्शन कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।